दोस्तों, सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई और मौर्यकालीन जीवन से जुड़ी हुई हम दूसरे अध्याय पे इंटर कर रहे हैं और दूसरे अध्याय को हम शुरू करेंगे पूर्व मौर्यकालीन मगध के नाम से। तो पूर्व मौर्यकालीन मगध कैसा रहा है इस बारे में पूरी देखते हैं इस किताब में कैसा बताया गया, और ये काफ़ी जानकारी और काफ़ी रोचकपूर्ण होने वाला है। तो पूरी वीडियो पर बने रहें और पूरी सीरीज ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि इस जन्म दिवस के मौके पर, सम्राट अशोक के जन्म दिवस के मौके पर सभी भारतवासी कम से कम सम्राट अशोक के बारे में बेसिक जानकारी तो जरूर जानें। तो पूरी सीरीज जरूर देखिए। अभी हम शुरू करें अध्याय 2। मगध को शक्तिशाली राज्य बनाने का सिलसिला बिंबिसार के समय से ही आरंभ हो चुका था। उसने नियमित सेना गठित करके समीप के गणराज्यों पर मगध का प्रभाव स्थापित कर लिया था। उसके पुत्र अजातशत्रु ने इन गणराज्यों को अपने राज्य में मिलाकर मगध राज्य की सीमा गंगा, गंडक और सोन नदी तक पहुंचा दी थी। परिणाम स्वरूप भगवान बुद्ध के जीवन काल का गंगा तटीय छोटा सा पाटलिपुत्र के नाम से मगध की राजधानी बन सका। मगध राज बिंबिसार से लेकर के नंद वंश के महापद्म नंद तक सभी राजाओं ने मगध के साम्राज्य में निरंतर वृद्धि की। बुद्धकालीन 16 महाजनपदों में से अस्सक गोदावरी के तट के आसपास गंधार, पेशावर और रावलपिंडी तक तक्षशिला का क्षेत्र तथा कंबोज, बलोचिस्तान से लगा हुआ प्रदेश को छोड़कर अंग, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेति, वंश, कुरु, पंचाल, मच्छ, सूरसेन और अवंती के सभी महाजनपदों पर नंद वंश ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस प्रकार महापद्म नंद के शासनकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार समस्त उत्तरी भारत में हो चुका था। इसीलिए सिकंदर और उसकी यवन सेना मगध साम्राज्य से युद्ध करने का साहस नहीं जुटा पाई। उन्हें अपने देश वापस लौट जाना पड़ा। मगध अब भारत का सर्वप्रथम सार्वभौम राजतंत्र बन चुका था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वोच्च त्रांतक, सभी क्षत्रियों को अंत करने वाला एक छत्र सम्राट कहा गया है। उसने हिमालय और विंध्याचल के मध्यवर्ती संपूर्ण आर्यावर्त पर एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। इस प्रकार पूर्व मौर्यकालीन मगध में एक निरंकुश राजतंत्र की विकास होने लगा। महाजनपदों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। वैसे मगध भी जनतंत्र ही था, किंतु बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में इसकी पुष्टि नहीं होती। विद्वानों ने मगध शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि मगध शब्द का शुरू में अर्थ हुआ चारण, बाद में इसका अर्थ हो गया व्यापारी। इसीलिए ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में मगध वासियों के लिए व्रात्य तथा मिश्रित जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। व्रात्य शब्द ब्राह्मणों में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हीन जाति बताई गई और व्रात्यों को हीन क्षत्रिय भी कहा गया। मगध के शासक ब्राह्मणों की दृष्टि में उपेक्षित माने जाते थे। यह पूर्व मौर्य शासकों पर ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक पर भी लागू होता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के समय मगध के राजाओं की उच्च जाति में पैदा हुआ नहीं माना जाता था। इस विचारधारा को मानने वालों के अनुसार यह तर्क दिया जाता है कि पाली ग्रंथों में मगध के राजा बिंबिसार को कोई वंशावली नहीं मिलती है। कुछ भी हो, संस्कृत पुराणों में बिंबिसार को शिशुनाग वंश का बताया जाता है। नाग पद धारण करने वाले शासक अर्ध क्षत्रियों की श्रेणी में कभी शामिल नहीं किए गए। नाग शब्द आदिवासी कबीलों की परंपरा से संबंधित रहा। बिंबिसार की लगभग 10 पीढ़ियों के बाद इस राजवंश का अंत शिशुनागों के द्वारा ही हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव रखी, उसी नंद वंशों को पुराणों में स्पष्ट रूप से शूद्रवंशी नाई जाति का बताया जाता है। उस समय पूर्वी भारत, जिसमें मुख्य रूप से मगध की सीमा क्षेत्र आता था, में ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। वहाँ गैर क्षत्रिय और आदिवासी कबीलों के लोगों का राज्य था। ब्राह्मण ग्रंथों में मगध के राजाओं को अधम क्षत्रिय या छात्र बंधु कहा गया है। यह उसी तरह का रहा होगा जैसे मराठा शिवाजी को ब्राह्मणों ने क्षत्रिय नहीं माना, उसे क्षत्रिय के स्थान पर छत्रपति नाम से संतोष करना पड़ा।
ब्राह्मण पुराणों में बताया गया कि नंद वंश के महापद्मनंद ने मगध में शक्तियों का सफाया कर दिया था। वहाँ क्षत्रिय कहने लायक कोई भी नहीं बचा था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष पश्चात मगध की राजधानी अंततः राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हो चुकी थी। उस समय यह नगर संसार के बड़े नगरों में से एक गिना जाता था। पाटलिपुत्र की गरिमा और महत्व को नंद वंश के राजाओं ने बहुत आगे बढ़ाया। आगे चलकर यह सब प्रकार से समृद्ध नगरी बन गई जो अनेक राजमार्गों से जुड़ी हुई थी। पाटलिपुत्र के चारों नगर द्वारों पर स्थापित चुंगी से नंद वंश को लाखों रुपए की आय होती थी। बौद्ध साहित्य और चीनी यात्रियों के यात्रा विवरणों के अनुसार इसका नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर में भी मिलता है। कुसुमपुर और पुष्पपुर भी मिलता है। कहते हैं यहाँ गंगा के किनारे पाटली गुलाब के पुष्पों के बहुतायत खेती होती थी। एक अनुमान के अनुसार इसी कारण से यह नगर बसाने की प्रेरणा मिली। लगभग 2 शताब्दी तक पाटलिपुत्र नगर जनसत्ता और व्यापार के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा था। इस तरह से ये पूर्व मौर्यकालीन मगध इस प्रकार से रहा। अगले अध्याय में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे मौर्य वंश का उदय और किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई और आगे चल कर के एक सम्राट, एक महान गौरव का इतिहास बना। तो बने रहिए हमारे इस सीरीज पर और सुनते रहिए सम्राट अशोक और उनके द्वारा किए गए महान कार्य और मौर्यकालीन और बौद्धकालीन भारत के बारे में। धन्यवाद।